चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, टू द पॉइंट पढ़ेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर एक्सेप्शन डेटा हो सकता है। राइट, चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए शुरू कर देता हूँ कहानी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो बच्चा मेरा डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहा है मैं उससे यही कहूँगा वो पहले वाला इससे जो पहले हम लोगों ने लेक्चर रिकॉर्ड किया है वो एक बार वो सीरीज़ प्रॉपर तरीके से देख ले, उसके बाद ही ये लेक्चर जो है उसके लिए प्रोडक्टफुल होगा। राइट, आइए देखिए। तो प्रीवियस क्लास के अंदर जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा, तो मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर एक सीरीज बताई है। राइट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। राइट, सी आपको याद है या भूल गए? आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि आपको कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल लर्न करके रखने हैं। राइट, अब वो कौन कौन से एलिमेंट है वो देखिए भाई, सभी वो कौन कौन से एलिमेंट है एक बार बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, बहुत ध्यान से चीज़ों को देखने की कोशिश करिए। इधर आइए सभी, इधर आइए सभी। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होनी चाहिए एक अपना एलिमेंट है, नाम है इसका फ्लोरीन, है ना। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, इसकी भी लर्न होनी चाहिए। सेकंड और थर्ड पीरियड के सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होनी चाहिए। इससे इधर आ जाओगे तो कौन आएगा मेरे पास, बताओ ज़रा। सर इससे इधर आएंगे तो ऑक्सीजन सल्फर आएंगे, इससे इधर आ जाएंगे तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आएंगे, इससे इधर आ जाएंगे तो मेरे पास कार्बन और सिलिकॉन एलिमेंट आएंगे, इससे इधर आ जाएंगे तो मेरे पास बोरॉन और एल्यूमिनियम आएगा, इससे इधर आएंगे तो मेरे पास बेरिलियम आएगा और मैग्नीशियम आएगा, और भी थोड़ा इधर चल लें तो लिथियम आएगा, और इधर कौन आ जाएगा मेरे पास, सोडियम। राइट, एक दो एलिमेंट और हैं जो आप लोग चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, एक तो हाइड्रोजन है और यहाँ पर लास्ट में जाके एक सीजियम है। राइट, इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों को लर्न होनी ही चाहिए। अगर आप चाहते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अच्छे क्वेश्चंस को लगाना तो इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों को कवर होनी चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। मैंने आपको बताया था यहाँ इस वाले जोन में तो 0.5 माइनस करते चला करो। मैंने बोला जी 4 है, इनकी कितनी हो जाएगी 3.5, नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी 3.0, इससे इधर आओगे तो 2.5, इससे इधर आओगे तो 2.0, इससे इधर आओगे तो 1.5, इससे इधर आओगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1.0 यानी कि 1। हाइड्रोजन की भी लर्न करके रखें जी, 2.1 होती है। राइट, इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, सीजियम की, तो सीजियम का भी लर्न करके रखिए 0.7। राइट, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स या जो भी मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव के क्वेश्चंस को लगाने के लिए आप लोगों को इतने एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटलीस्ट पता होनी चाहिए। राइट, सी सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं तो दिस इज 0.9 है ना। मैग्नीशियम में क्या काम करते हैं, 0.3 बढ़ा दो, 0.3 बढ़ा दो, तो 0.3 बढ़ाओगे तो 1.2, 0.3 फिर से बढ़ा दो, सर ये आ जाएगा 1.5। सर 0.3 फिर से बढ़ा दें क्या, 0.3 फिर से बढ़ा देंगे तो 1.8 आ जाएगा। अब रुक जाओ अब, है ना, अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। अब इस केस में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है ना। अब नाइट्रोजन का कितना है बेटा वैल्यू, नाइट्रोजन की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर कितने बताइए 3.0। यहाँ पर जो मैं इसकी वैल्यू और ले सकता हूँ किसकी, फॉस्फोरस की, तो मैं 0.5 माइनस करूँगा डायरेक्ट, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5, है ना। ऐसे ही ये 3.5 है किसकी, सॉरी ये फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस तो सर 0.3 और बढ़ा दो सर, है ना, तो कितना आ जाएगा 2.1 हो जाएगा। सल्फर वाले केस में 3.5 है और यहाँ से मैं सीधा एक ही माइनस कर देता हूँ पूरा प्रॉपर, तो सल्फर की जो वैल्यू होती है कितनी हो जाती है बेटा 2.5। और क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन की वैल्यू कितनी होती है जरा बताए कोई बच्चा मुझे, सर ये भी 3 होती है। एक बार मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूं, देखिए इसको ऐसे लर्न करने की कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी एक हाँ एक सेंस तो है, एक तरीका तो है जो आप लोग अपने दिमाग में याद कर सकते हैं। 4 था 3 कर दिया, 3.5 था 2.5 कर दिया, क्लियर। मैंने ऐसे सीधा 1 माइनस किया है, क्लियर। इधर से इधर जा रहा हूँ तो 0.3 0.3 0.3 0.3 ऐड करता चला जा रहा हूँ,
सल्फर वाले केस में क्योंकि ऑक्सीजन की 3.5 है तो माइनस कर दिया सीधा 1। ऐसे ही क्लोरीन वाले केस में क्योंकि फ्लोरीन की कितनी है 4 है तो एक माइनस करके मैंने इसको कितना कर दिया 3.0 कर दिया। कितना कर दिया मैंने इसको 3.0 कर दिया। क्लियर है भाई सभी बच्चों को, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी सर। ये बेसिक डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में इतनी बातें क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए सर, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कुछ बातें आप लोगों को बताई थी। क्या? मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ। एप्लीकेशन में सबसे पहली जो एप्लीकेशन है मैं वो यहीं करा देता हूँ आप लोगों को, बहुत ध्यान से देखिए। एप्लीकेशन में आप लोगों को पढ़ा रहा था, राइट? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो सिंबल है वो है चाई। याद है आप लोगों को? बताया होगा मैंने, इसको बोला था चाई। और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि देखिए, अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट 17 आ जाए, सॉरी 1.7 आ जाए, तो हमेशा 50% आयोनिक करैक्टर होगा। 50% आयोनिक करैक्टर। क्लियर है सर? सर बहुत बढ़िया, बहुत ही बेसिक से क्लियर है। और अगर मैं आप लोगों से कहूं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मोर देन 1.7% है तो ये जो कंपाउंड होगा ये प्रीडोमिनेटली क्या हो जाएगा? आयनिक कंपाउंड हो जाएगा, राइट? और अगर मैं यही बात आपसे कहूं कि इट इज लेसर देन 1.7, तो यही वैल्यू आप लोग क्या कहने वाले हो? सर इस कंपाउंड के अंदर ज्यादातर कोवेलेंट करैक्टर हो जाएगा। कैसा करैक्टर हो जाएगा? कोवेलेंट करैक्टर हो जाएगा। ठीक है? या मैं बोलूं इस कंपाउंड को मैं कोवेलेंट कंपाउंड कह दूंगा। आप लोग ये बात जानते हैं कि 100% ना कोई कोवेलेंट होता, ना ही 100% कोई आयोनिक होता। चलो सर ये बात तो आपकी समझ में आ गई। सर एक बात बताइए, ये निकालते कैसे हैं? ये निकालते कैसे? क्या तरीका है एग्जैक्टली परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोनिक करैक्टर बताने का? ठीक है, इधर आइए। ये मैंने आपको पहला ही पार्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ए पार्ट। इसी के अंदर आप समझ लीजिए, वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर, percentage of ionic character, and the formula is 16 और यहां पर मैं लिख रहा हूं मोड, यहां लिख रहा हूं डेल्टा ई एन। ठीक है भाई, डेल्टा ई एन। और यहां लिख रहा हूं प्लस, ये है मेरे पास 3.5 और यहां मैं मोड लिखूं ना लिखूं क्योंकि स्क्वायर है तो मुझे नहीं लगता मोड की रिक्वायरमेंट होगी, हाँ या ना? तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकता हूं। इस फॉर्मूले से आई कैन कैलकुलेट द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर, और जितना आयोनिक होगा उससे 100 में से माइनस कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? कोवेलेंट आ जाएगा, है ना? अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे भाई सभी बच्चे। मुझे एक बात बताइए, एक एलिमेंट है मेरे पास CSF, सीजियम है और फ्लोराइड है, राइट? आप मुझे बताइए सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? सर सबसे कम होती होगी, और फ्लोरीन भाई की सबसे ज़्यादा होती होगी। अगर मैं इस नियम से देखूं 4.0, सॉरी, अगर मैं इस नियम से देखूं तो डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा यहाँ तो डिफरेंस कितना आ जाएगा सर? दिस इज 3.3 और ये डिफरेंस ऑब्वियसली 1.7 से क्या ज़्यादा है, तो कंपाउंड का करैक्टर कैसा होना चाहिए? आयोनिक। लेकिन ये तो करैक्टर बताया आप लोगों ने, मैं अगर ये पूछ लूं आप लोगों से कैलकुलेट द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर, तो उसके लिए यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए। और फॉर्मूला कैसे काम करता है बहुत ध्यान से देखें भाई सभी। क्या करना है सर? डिफरेंस आपने निकाल ही दिया है, बस डायरेक्ट पुट कर देना है। तो बताइए जरा, हाउ कैन यू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर? सर परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर इज 16। क्लियर? और यहां पर मैं मोड लगा दूंगा। डिफरेंस मैंने देखा कितना? 3.3 का, और ये मैंने लगा दिया प्लस यहाँ पे, और ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3.5। और ये डिफरेंस कितना आ जाएगा जरा बताइए मुझे? अगेन 3.3 इसका स्क्वायर। जब आप कैलकुलेशन करेंगे प्यारे बच्चों तो आपको पता लगेगा इसका जो आंसर होगा वो 90.9% समथिंग होगा। ठीक है ना? इतना परसेंट आप लोग इसके अंदर क्या देखेंगे? आयोनिक करैक्टर। चलिए अपने आप से सॉल्व करके बताइए। आप बताइए HF हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है बेटा जी? सर ये है 4.0। क्लियर? जब मैं डिफरेंस लगाऊंगा तो डिफरेंस कितना आ जाएगा सर? सर डिफरेंस आएगा इसका 1.9, है ना। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1.9 डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास। 1.9 डिफरेंस यहाँ पर जो है देखने के लिए मुझे मिलेगा। क्लियर है? कितना डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा? 1.9 डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अब ऑल्दो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, अब यहाँ जाके तो सर ये भी बातें जो हैं खराब हो जाएंगी। देखना कैसे। 53% नहीं, 53 नहीं, आप चेक करो एक बार और। आयोनिक करेक्टर 43 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर कैसे निकालोगे सर? परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर कैसे निकाला सर? 16 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मोड कितना 1.9 और यहाँ लिखेंगे प्लस 3.5 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1.9 का स्क्वायर। तो ऐसा करने से जो मेरे पास डेटा आएगा उस डेटे के अंदर जो आंसर आएगा उस आंसर को मैं क्या लिखूंगा बेटा जी? 43%। कितना परसेंट होना चाहिए? 43% होना चाहिए। कितना परसेंट? 43%। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये बातें मैंने आप लोगों को बता दी थी। मैंने बोला था एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 1.7 के इक्वल है तो 50% आयोनिक करेक्टर होगा। अगर इससे ज़्यादा है तो ये वैल्यू किसकी तरफ मूव कर जाएगी? मोर आयोनिक करेक्टर की तरफ। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है तो कोवेलेंट करेक्टर की तरफ मूव कर जाएगा। एक थ्योरी और भी है, वहाँ पर इसी डिफरेंस को 2.1 लिख दिया है। ठीक है, तो अलग अलग थियरीज हैं, ये भी एक थ्योरीज है। मुझे तो ऐसा लगता है कि HCl वाले HF वाले केस को छोड़कर लगभग सभी केसेस में जो है ये वैल्यू लग जाने वाली होगी। राइट? आगे मैंने बोला परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर निकालने का सीधी से एक फॉर्मूला है 16 मॉड डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर। राइट? ऐसे करने से आप लोग परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली। राइट? तो मैंने बताया CSF एक आयोनिक कंपाउंड है। मेन चीज़ ये है कि आप इसके ऊपर जाए ना, फोकस करें इस पर। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करें। फॉर्मूला यूज़ करने के बाद अगर मोर देन 50% आ रहा है ऑब्वियसली वो आयोनिक कंपाउंड होगा। लेसर देन 50% आ रहा है तो वो कैसा कंपाउंड हो जाएगा? कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा। बोलो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है डेटा? यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसके बाद हम लोगों ने पहली एप्लीकेशन इसकी पढ़ ली है। ज़रा दूसरे की बात कर देते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखें भाई सभी। दूसरी एप्लीकेशन में बेसिकली मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि कुछ स्केल आए जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने वाले थे। ठीक है, जिनमें सबसे पहला जो स्केल है उसका नाम है पॉलिंग स्केल। नाम सुना होगा आपको। जरा बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ एप्लीकेशन नंबर B, है ना। स्केल या मैं लिख दूँ डायरेक्ट लिख दूँ पॉलिंग स्केल। राइट? स्केल की स्पेलिंग बोल रहे हैं बताओ हम लोग? स्केल्स, है ना। अब पॉलिंग स्केल के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं? पॉलिंग स्केल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एक सीधा सा एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। राइट? इन्होंने बोला चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB। मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहाँ पर जो एलिमेंट मैंने लिए होंगे वो A और B ले लिए होंगे। राइट? माइनस अंडर रूट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AA मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BB। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनना,
बड़े काम की बात बता रहा हूं। मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो भी चेंज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो भी चेंज होगा विच इज इक्वल टू 0.208 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी एंड माइनस अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। ये है क्या, इस बात को समझो। देखो इसमें ये वाली एनर्जी हो गई या ये वाली एनर्जी हो गई या ये एनर्जी हो गई, ये तीनों एनर्जी अगर किलो कैलोरी पर मोल के अंदर गिवन होंगे तभी ये वाला रेशो आप लोग लगा सकते हो। क्लियर? मैंने क्या बोला, अगर एनर्जी की टर्म किलो कैलोरी पर मोल की टर्म में होंगी तभी आप लोग ये रेशो लगा पाएंगे। अगर किलो जूल में होंगी तो आप लोग यहाँ पर 0.208 की जगह लिख देना 0.1 लिख देना बस, ठीक है, अगर किलो जूल में होगी तो। ये एक पॉलिंग ने अपना स्केल दिया टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने का एक स्केल दे दिया, राइट। अब एक और साइंटिस्ट हुए, है ना, या मैं बोलूं एक और स्केलिंग है जिसको हम लोगों ने क्या बोला, बताओ जरा, मोलिकन स्केल। अब मोलिकन स्केल बड़ा ही सिंपल, मोलिकन ने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन्होंने बोला कि आप अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना चाहते हैं या मैं बोलूँ चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना चाहते हैं, देन इट इज इक्वल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इट शुड बी डिवाइडेड बाय द टर्म 2। बोलो हाँ या ना। ये दे दिया इन्होंने अपना स्केलिंग। एक बात जरा ध्यान से सुनो, ये जो बोला ये मोलिकन ने बोला तो मैं इसलिए एम बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। ये बात जो बोली वो किसने बोली बेटा, पॉली ने। बोलो दिक्कत है कोई परेशानी नहीं। अब दोनों ने अपना एक रिलेशन बना दिया, है ना। कभी कभी क्या होता है, सवाल आता है कि दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों के अंदर क्या रिलेशन। तो रिलेटिव डेटा क्या कहता है, रिलेटिव डेटा कहता है रिलेशन बिटवीन पॉली स्केल एंड मोलिकन स्केल। क्या रिलेशन है देखकर बताओ मुझे। सर ये रिलेशन बड़ा ही सिंपल है, डेल्टा ई एन ऑफ पॉली, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा ई एन ऑफ मोलिकन डिवाइडेड बाय 2.8। इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2.8। आपने क्या काम करना है सर, अब ये वाली वैल्यू लेके जाएंगे और कहाँ लगा देंगे बेटा, यहाँ लगा देंगे। तो जरा बताओ क्या रिलेशन बन के आएगा। सर दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस कितना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इट शुड बी डिवाइडेड बाय कितना बेटा, कितना होता है 2। तो 2 इंटू 2.8 कर दोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5.6। तो ये आ जाएगा मेरे पास चेंज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और ये स्केल का आप तो रिलेशन आप लोग समझ ही पा रहे हो, है ना। डायरेक्ट ये मैंने आपको बताया। पता है इसमें एक बात आपको याद रखनी है सभी बच्चों को कि यहाँ पर जो एनर्जी की टर्म मैंने दी है, अगर ये वाली एनर्जी या मैं बोलूँ ये वाली जो दोनों एनर्जी हैं, ये एनर्जी किस में होनी जरूरी है इस केस के अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में तो ये रिलेशन जो है वैलिड है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर ये रिलेशन क्या है, वैलिड है। लेकिन अगर मैं यही रिलेशन किलो कैलोरी में बताना चाहूँ, अगर मैं यही रिलेशन किस में बताना चाहूँ, किलो कैलोरी में, तो बताइए जरा। तब उस केस में डेल्टा ई एन इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय, आप बताइए जरा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में और कैलोरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली मैं चाहूँ तो एक तो रिलेशन बताऊंगा, क्या करना चाहिए मुझे बताइए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर जूल में मुझे निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और मैं जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, 4.18। कितने के लिए, 4.18। तो मैं डायरेक्ट ये रिलेशन आपके लिए लिख रहा हूँ। ये वैल्यू आती है मेरे पास 1
0.25। और इस केस के अंदर जो एनर्जी की टर्म है, ये एनर्जी की टर्म किसके अंदर होनी चाहिए? किलो कैलोरी पर मोल के अंदर होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। और सर अगर किलो जूल में आ जाए तो डेल्टा ई एन इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसको मुझे डिवाइड करना चाहिए क्योंकि मैं जानता हूं 1 कैलोरी किसके कितने जूल के बराबर होता है? 4.18। तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 540 समथिंग आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही है, 540, ठीक है ना, 540। इस केस के अंदर याद रहे ये जो एनर्जी की टर्म है किस में आनी चाहिए? किलो जूल पर मोल। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? बोलिए। सबसे पहली बात बस एक रिलेशन अपने दिमाग में याद रखना। आप लोग याद करिए, मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक रिलेशन बताया था। क्या बताया था? मैंने बोला था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और जब यही रिलेशन आपको किलो जूल में लिखवाया था तो क्या लिखवाया था? 96 किलो जूल पर मोल। और यही रिलेशन जब मैंने कैलोरीज में लिखवाया था तब लिखवाया था 23 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो उस रिलेशन को यूज करते हुए मैंने ये वैल्यू जो है यहाँ पर आप लोगों को निकाल दी है। बेटा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताना जरा, क्या ये डेटा समझ में आया? जो भी अभी मैंने बोला, मैंने आपको 2 स्केल पढ़ाए। सबसे पहला जो स्केल बताया उसका नाम था पॉली स्केल, दूसरा जो स्केल पढ़ाया वो पढ़ाया था मोलिकन स्केल। आजकल जो सवाल आने लगे हैं वो कंबाइन आने लगे हैं, यानी कि दोनों का जो रिलेशन है उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाने लगे हैं, राइट। तो आपको ये 3 फॉर्मूले बिल्कुल अच्छी तरीके से लर्न होने चाहिए। एक स्केल और भी है जिसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, बस उसका एक फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बस उसका एक फॉर्मूला जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत जल्दी से नोट करो इसको। चले भाई, एक और अपने पास स्केल है, उसको भी सीख ही लो। जनरली जो है ऑनलाइन मतलब आपको यूट्यूब पे ये सब शायद रेयर मिले रनिंग क्लास के लिए अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आप सीधा सीधा बस इसका एक फॉर्मूला जो है उसको लर्न करके रखेंगे या बस अपने जहन में रखेंगे, जब भी ऑप्शन में दिखेगा तो इसको आंसर जो हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा जो स्केल है उसका नाम है ऑलरेड रोको स्केल। क्या बोला मैंने, समझ में आया आप लोगों को? अब इसकी शॉर्ट फॉर्म समझ लो, AR बोलते हैं इसको, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको याद करके रखनी है। डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ AR इज इक्वल टू 0.744 प्लस ये डेटा होता है 0.359 Z इफेक्टिव डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बस आप लोगों को एक ये रिलेशन लर्न करके रखना है, इसके थ्रू भी जो है हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकाल सकते हैं, राइट। तो ये डेटा समझ में आ गया होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। अब बहुत ध्यान से देखेंगे वे सभी। मैंने अभी तक आप लोगों को जो एप्लीकेशन पढ़ाई, उन एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से हम लोग कैसे आयोनिक करैक्टर देखते हैं। दूसरा मैंने बताया स्केलिंग, एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे कैलकुलेट किया गया, राइट। तीसरा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। थर्ड पार्ट जो है इसका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल भी है। सुनो 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 सुनो, इधर आएंगे भाई सभी बच्चे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी होगी। ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी बच्चों? ज़्यादा होगी। और जितना ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड उतना क्लोज है, जब क्लोज है तो इसका मतलब क्या हो गया सर? बॉन्ड लेंथ क्या होगी? उतनी कम होगी। भाई बॉन्ड लेंथ जब छोटी होगी तभी तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने में, हाँ या ना? तभी क्या लगेगी? ज़्यादा एनर्जी लगेगी। सर ये बात भी समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा इस बात को मैं प्रूव करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। मेरे पास हाइड्राइड है हेलोजन के। जैसे मैं आप लोगों से कहूँ, इधर आएंगे सभी। मैंने आपसे बोला मेरे पास है HF, मेरे पास है HCl, मेरे पास है HBr और मेरे पास है प्यारे बच्चों HI। आप जरा अपनी आंखें खोलें और आंखें खोलकर मुझे बताइए
इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.1, जबकि फ्लोरीन की कितनी होती है 4.0। हाइड्रोजन की कितनी होती होगी 2.1, जबकि क्लोरीन की कितनी होती है 3.0। हाइड्रोजन की अगेन 2.1 और ब्रोमीन की कितनी होती है जी 2.8 होती है। और हाइड्रोजन की 2.1 और जबकि आयोडीन की कितनी होती होगी 2. बता दो, याद नहीं आप लोगों को, मैंने बताया था एफ एस और आई। याद करने का तरीका क्या था, हिमाचल प्रदेश का कसाई, कसाई मतलब कार्बन सल्फर और आयोडीन, इनकी बराबर होती है 2.5। अब जरा प्यारे बच्चों इसका डिफरेंस मुझे बता दो। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इसमें मैक्सिमम, इसके बाद 0.9, इसके बाद 0.7, इसके बाद 0.4। जरा अपनी आंखें खोलकर मुझे बताइए, अगर मैं इनको अरेंज करूं इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो जरा मुझे बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनमें किसकी पाई जाएगी। सर HF की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद कहीं जाके HCl की, उसके बाद कहीं जाके HBr की और लास्ट में जाके कहीं HI की। बहुत बढ़िया। अगर मैं तुमसे ऑर्डर पूछूं सर एसिडिक ऑर्डर बता दो, इन सब में सबसे ज्यादा एसिड कौन होगा, तो HF ज्यादा एसिड है या HI, पहले ये सोचो HF ज्यादा एसिड है या HI। देखने में, सुनने में, समझने में आपको आंसर आ रहा होगा कि HF इज मच मोर एसिडिक एज कंपेयर टू HI, बट दिस आंसर इज टिपिकली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि सर ने जो बात बताई है उस बात को समझने की कोशिश करो। भाई इसका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है क्या? जब इसका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है तो इट कैन रिलीज देयर H पॉजिटिव आयन, और जो जल्दी से अपना H पॉजिटिव आयन देगा उसी का कारण तो एसिडिक कैरेक्टर होता है, हाँ या ना। इसका मतलब सर बिल्कुल सटीक बात हमें समझ में आई है कि HF जो है वो कमजोर एसिड है, किससे, HCl से, किससे, HBr से, किससे, HI से। बोलो हाँ या ना। भाई ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है डेटा मैं क्या कह रहा हूँ, सभी बच्चों को ये डेटा क्लियर होना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो सर ये बातें तो बेहद बेसिक हैं, इजीली हम लोगों को ये बातें आपकी समझ में भी आ रही हैं। चलो अब ये सर गेम तो यहाँ पर समझ में आता है, इसको मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा मैंने अभी तक आपको मेनली कहूँ तो दो ही बात पढ़ाई है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से आयोनिक कैरेक्टर को जज करना और आयोनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करना। दूसरा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से कैसे मैं वैल्यूज को ले सकता हूँ, किसके, एसिडिक कैरेक्टर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अभी कोई पूछे बेसिक कैरेक्टर तो जस्ट आप समझ रहे हो ना, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर का रिवर्सिबल डेटा होता है, राइट। अब जरा बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई सभी। मैंने आपसे बोला एक प्रॉपर्टी और है मेरे पास, ठीक है, डी। अब इसमें ना बहुत कुछ चीजें एक साथ इन्वॉल्व होंगी, इसलिए बहुत ध्यान से देखना, अदरवाइज चीजें बिल्कुल बिखर जाएंगी आप लोगों से। बहुत ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजों को एक साथ कंबाइन इफेक्ट से पढ़ा दूंगा, ध्यान से देखें प्यारे बच्चों। टॉप टू बॉटम अगर मैं जाता हूँ तो साइज क्या होता है, बस मुझे इतना बताओ। सर साइज तो सर टॉप टू बॉटम बढ़ जाता है, सही है क्या? और साइज बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, घट जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज घटने से कोई भी एनर्जी घटती है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी, घटेगी। मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन घटेगा, और टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन क्या होगा भैया, बढ़ सकता है। भाई इलेक्ट्रॉन को कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो डोनेशन ईजिली होगा क्या, नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन का डोनेशन अगर इजीली हो रहा है तो मतलब मैं कह सकता हूं इनके जो ऑक्साइड होंगे, या मैं बोलूं बेसिक कैरेक्टर ऑफ देयर ऑक्साइड्स क्या होगा बेटा जी, इंक्रीज हो जाएगा। और जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उनका नाम मेटल होता है, और मेटल होने की वजह से मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा सर, हाँ या ना। अरे डेटा समझ में आया क्या? मैंने बोला टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने से मेटलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ देयर ऑक्साइड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो रिलेशन टॉप टू बॉटम सर ने बताया है, क्या वो लेफ्ट टू राइट आप लोग अपने आप सीख पाते हो, नहीं सीख पाते, बताओ जरा। सर इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बढ़ने से एसिडिक कैरेक्टर ऑफ देयर ऑक्साइड भी बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये डेटा समझ में आया नहीं आया? क्या मैं ऐसा कह दूं कि जर्नली मेटल जो होते हैं अपने ऑक्साइड को बेसिक रखते हैं, या मेटल के ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं।
लेकिन आप लोगों को आज की क्लास में मैं 4 चीज़ें पढ़ाऊंगा इसी के अंदर। आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहाँ मैं रिलेट कर दूंगा जाके कि आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने में, पीरियोडिक पढ़ने में, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने में बहुत आसानी होगी। आज की क्लास के बाद करीब 60 क्वेश्चन का असाइनमेंट आपको दूंगा, बिल्कुल मजा आने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बोला कि टॉप टू बॉटम बेसिक करेक्टर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट मेटेलिक करेक्टर घटता होगा तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक करेक्टर भी क्या होगा, बढ़े। आज की क्लास में आपको मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में नॉलेज देने वाला हूं। इसलिए आप प्रीवियस ईयर के नीट के और जेई के क्वेश्चंस को लगाएंगे ना, तो इस चैप्टर के अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं आती कि वो आपसे पूछ देगा पॉलिंग स्केल की कैलकुलेशन करके दिखाओ या मुलिकन की स्केल की कैलकुलेशन करके दिखाओ। ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन के बारे में नॉलेज पूछेगा, वो डायरेक्ट पूछता है बढ़ेगा टॉप टू बॉटम या घटेगा बढ़ेगा। 4 ऑप्शन दे देगा, 4 कंपाउंड दे देगा, बताओ जी कौन सा करेक्टर, कौन सा नेचर, कौन सा वैल्यूज इनके अंदर से ठीक है। दैट्स इट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये खासियत होती है, जो आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है ना। जबकि फिजिकल में क्या होता है, हम लोग उसको लगा लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो चीज़ें आप लोगों के लिए बेटर हो ही जाती हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्या, इनके मेटल के ऑक्साइड, मतलब मैं बेसिकली पढ़ाऊंगा आप लोगों को बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और आप लोगों के एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये 4 कैटेगरी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप देखना लगातार सवाल आ रहे हैं, लगातार। चलिए आप जल्दी से इसको नोट करें भाई। ऑनलाइन बच्चों को क्लियर हो रहा है डेटा? चलिए भाई, होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैंने जैसा बोला कि मैं आप लोगों को अब एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है सिमरदीप, आई विल चेक। सी, अब इस केस में एक बच्चे ने पूछा बीडी का मतलब बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, राइट? इट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, राइट? चलिए मैं कुछ एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड के बारे में आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग सुने भाई, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने आपसे बोला, चलो ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, सुनो ध्यान से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि बेसिक ऑक्साइड का मतलब है मेटल और एसिडिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, नॉन मेटल। और एम्फोटेरिक और न्यूट्रल कैसे देखते हैं हम लोग, अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चलो बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर नेचर ऑफ ऑक्साइड पर, नेचर ऑफ ऑक्साइड की। नेचर ऑफ ऑक्साइड में प्यारे बच्चों आप लोगों को ये ऑक्साइड बिल्कुल लर्न रहने चाहिए। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। यहाँ मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। यहाँ मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कैसे ऑक्साइड, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या, अपने न्यूट्रल ऑक्साइड। बड़े ही सिंपल टाइप के होते हैं, बस आप लोग उनको कैसे भी एग्जाम टाइम पीरियड के लिए याद करके चले जाइए भाई, ठीक है। सवाल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिक ऑक्साइड तो लाइक N2O है ना, लाइक K2O, क्यों बेटा जी, ये सभी क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, राइट? इसके अलावा और क्या लिख सकते हो आप लोग, MgO, CaO, दीज आर द बेसिक ऑक्साइड, राइट? ये कैसे ऑक्साइड है मेरे पास, बेसिक ऑक्साइड है, राइट? भाई फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट तो ऐसे ही ऑक्साइड बनाते हैं ना, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। तो इस तरीके से आप लोग बेसिक के एग्जांपल्स को सीख चुके हो। जैसे RB2O लिख सकता हूँ मैं, जैसे SRO लिख सकता हूँ। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। लेट अस टॉक अबाउट द एसिडिक, सॉरी ये बेसिक के एग्जाम्पल थे, अब बात करते हैं एसिडिक में। एसिडिक के केस में, अच्छा सर पता कैसे लगता है, सर पता कैसे लगता है कौन बेसिक का ऑक्साइड है या कौन एसिडिक का ऑक्साइड है? देखो हमारे समय में हमारे टीचर ऐसे बताते थे, मान लो आपको इसका पता करना है ये एसिडिक है या बेसिक है, आप पानी डाल के देख लो। पानी डालने से बनने वाला कंपाउंड अगर बेस है तो मतलब बेसिक का ऑक्साइड था, इसका मतलब कैसा ऑक्साइड था, बेसिक का। और अगर एसिड का होगा तो क्या प्रोवाइड करेगा, एसिड प्रोवाइड करेगा। क्लियर है बात? तो अगर मैं बात करूं एसिडिक ऑक्साइड की, तो प्यारे बच्चों एसिडिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने बोला N2O5 बड़ा ही फेमस है, और मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ P2O5। ऐसे ही मैं आपसे बोल सकता हूँ SO3 एसिडिक ऑक्साइड है। ऐसे ही मैं आपसे बोल सकता हूँ Cl2O7, राइट? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ
दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। सर कैसे, हमें कैसे पता लगेगा? देखो मैंने बोला आपके पास है N2O5 राइट। अगर आप इस पर वाटर डाल देंगे तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा बताओ? सर HNO3 होगा। और जब HNO3 मेजर बनेगा तो इसका मतलब ये क्या है? बेसिकली एसिडिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? एसिडिक कंपाउंड राइट। इसके बाद एम्फोटेरिक पर आ जाओ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अंदर आप लोगों को कुछ एलिमेंटेशन को लर्न करना होगा, जिनमें से पहला है Al, आलू बैगन सब सुने प्रवचन, PB है ना। आलू बैगन सब जन भी लिख लो यहाँ एक बार है ना। सब जन सुने प्रवचन, सुने SN, दिस इज SN प्रवचन है ना। और इसके अलावा एक एलिमेंट है Mn+4, एक एलिमेंट है Cr+3, एक है अपने पास गैलियम भी होता है ना, गैलियम+3, और एक है अपने पास कौन मांगे आर्सेनिक+3। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल मैं Al2O3 बोल दूं, या मैं Sb2O3 बोल दूं, या मैं Be बोल दूं, या मैं ZNO बोल दूं, या मैं SNO2 बोल दूं, या मैं PbO बोल दूं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड राइट। और बेसिक के तो बड़ा ही सिंपल है। बेसिक के ऑक्साइड N2O, पानी, और क्या लगा सकते हो CO है ना, CO और NO। जरा देखें भाई, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें भाई, सभी है ना, थोड़ा सीखने की कोशिश करें। ये जो शीट आपके सामने दिखाई दे रही है ना बोर्ड पर, आप ये समझ लीजिए यहाँ से लगभग हर साल पेपर में कुछ ना कुछ पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ बहुत आराम से। देखो ये एल्युमिनियम हो गया, बेरिलियम हो गया, Sb, जिंक, SN और PB। इनको लर्न करने का तरीका आप चाहो तो लिख लीजिएगा। याद करने का तरीका है आलू बैगन सब जन, आलू बैगन सब जन, जन का मतलब होती है जनता है ना। आलू बैगन सब जन सुने प्रवचन, ऐसा भी ठीक है। इसने बच्चे ने बोला कि सर आलू बेचकर, फिर कर आ रहा ना बीच में, बेच के फिर के का क्या सिग्निफिकेंस है? ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनो, आलू बैगन सब जन सुने प्रवचन, ठीक है ना, PB। तो ये वो एलिमेंट है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर? इधर सुन भाई सभी। आगे, मन करे गाऊं ऐसे, ठीक है, मन करे गाऊं ऐसे। और Mn में भी जो +7 वाला होता है, ये +4 वाला होता है, ये कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। भाई मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। Mn कोई पूछे +7, आप बोलोगे एसिडिक। Mn+2 बोलेंगे सर बेसिक बनाता होगा। लेकिन Mn+4 आ जाए तो आप क्या बोलोगे? एम्फोटेरिक। क्या मेरी बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। Mn+4 को देखकर अगर आपने बोल दिया कि सर ये तो एसिडिक है या न्यूट्रल है या कुछ और, तो पिक्चर जो है गड़बड़ा जाएगी राइट। मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई है आपको? बताइए भाई, लिखवाने की ज़रूरत तो नहीं है। मैंने इसकी ट्रिक आपको क्या बताई है? जल्दी बताओ। मैंने आपको बताई है मन करे गाऊं ऐसे, ठीक है ना, मन करे गाऊं ऐसे, या जो भी आपको ठीक लगे आप अपने अनुसार ये बना सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई किसी बच्चे को, ठीक है, बना देगा अभी। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो हम लोग जब डी ब्लॉक की सीरीज पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली इस बात को बता देंगे। ठीक है, ये डेटा समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए राइट। अब जरा ध्यान से देखें। अब जैसे मैंने बोला कि ये वो एलिमेंट है, ये वो एलिमेंट है। जैसे मैंने ऊपर एल्युमिनियम है तो यहाँ पर एल्युमिनियम और Sb इनके ऑक्साइड्स को लिख दिया। आप देखकर ही जो है बता सकते हैं, आप इसको देखकर ही जो है बता सकते हैं। इधर आ जाइए, न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में बात कर लो। किसके बारे में बात कर लो बच्चे? न्यूट्रल। जरा न्यूट्रल के बारे में बात करें तो न्यूट्रल में हमारे पास सर वाटर तो है ही, इसके अलावा CO और NO है ना, CO भी और NO भी है और वाटर भी है। हमने तो इसको ऐसे याद किया था अपने समय में, OOO, ठीक है ना, OOO। और पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 2,
बाकी सिंगल सिंगल। ठीक है, आप देख लेना अपने अनुसार जैसे भी आपको ठीक लगे, लेकिन दीज आर द न्यूट्रल ऑक्साइड। बोलो बात समझ में आई क्या? तो सर इनका रिलेशन क्या? इनका रिलेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ऐसा है कि सर अगर मेटल की बात करूं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, तो वो जनरली क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है ना, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। एम्फोटेरिक का केस मैंने आपको बताया, डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट जैसे कि वेनेडियम कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एम्फोटेरिक पाया जाता है, वो अभी केस आप लोगों को सिखाते हैं। तो जल्दी से नोट कर लो भाई, बहुत जल्दी से नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन नंबर ई, बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है, आप लोग एक ही बारी में समझेंगे। एक्चुअल में इन्होंने एसिडिक और बेसिक करैक्टर को भी लोगों को बताया। जैसे मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंटेशन ले लूँ, ये X है, ये O है और ये H है। ठीक है भाई, X, O और H। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, दो केस है, देयर आर टू केसेस। इफ electronegativity of X is more than the electronegativity of H, this one, right, then the compound is acidic। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? If electronegativity of X is lesser than the electronegativity of H, तो उस केस में कंपाउंड बिकम बेसिक। सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। देखो यार, बड़ा ही सिंपल सी बात है, एसिड बेस बताने वाला या तो ये बॉन्ड या तो ये बॉन्ड, हाँ या ना। अगर मैंने बोला ए बॉन्ड टूटेगा तो एसिड होगा, बी बॉन्ड टूटेगा तो बेसिक होगा, बोलो हाँ या ना। सर बात बिल्कुल सिंपल है आपकी। अब मुझे बताइए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, आप लोग बताएंगे कि सही है कि गलत है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास H2SO4 है, शायद इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता होगा, आप लोगों ने देखा हो तो। सर हम क्लास 11th के बच्चे, हमने कहाँ पढ़ा है ये सब? पढ़ लेना चाहिए भाई, ज़रूरी है। अब इस केस के अंदर अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास X है, ये मेरे पास O है, ये मेरे पास H है। अब X जो है, यानी कि जो सल्फर जो है, क्या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है? बिल्कुल होती है। कसाई याद करो 2.5, भाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और भाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो बताइए कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। बोलो क्लियर है? बोल दो। लेकिन अगर मैं यहीं इसको ऐसे ले लेता, NaOH CSOH, तो अब आप समझ जाएं कि सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 होती है, जबकि भाई बिकम 2.1, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 मिनिमम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इसके केस के अंदर सर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। इसका मतलब कंपाउंड बिकम बेसिक। भाई एक ही बारी में बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बता दीजिए, क्या एक ही बारी में ये 5वीं एप्लीकेशन क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है? आपको अगर मैं याद कराऊं तो मैंने सबसे पहली एप्लीकेशन क्या बताई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस से कैसे आयोनिक करैक्टर कैलकुलेट करते हैं। दूसरी मैंने बताई पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल और AR स्केल, राइट। इसके बाद हम लोगों ने तीसरी बात पढ़ाई, क्या पढ़ाई जरा बताओ? इसके बाद हम लोगों ने बताया एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक करैक्टर ऑफ द ऑक्साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट। तो ये डेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद 5वीं बात मैंने आपको ये बताई कि कैसे एलिमेंट को देख के, कंपाउंड को देखकर हम लोग जाने कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा। चल बताना जरा, इधर आ। ये कंपाउंड का नाम सुना है आप लोगों ने? ClOH, इसका नाम सुना है? बड़ा ही फेमस नाम होता है। BrOH, नाम बताओ। हाइपोक्लोरस एसिड, बिल्कुल सही है, ऐसे ही बताना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए बेटा जी? हाइपोक्लोरिक नहीं भाई, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड है ना। और इसका फोटो बना लोगे तो Cl, ये O, ये H। जरा बताओ मुझे, बाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है या नहीं? तो इसका मतलब विच बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक? दिस बॉन्ड। तो कंपाउंड बिकम एसिड। चलो इसका नाम बता दो जल्दी से, जल्दी से नाम बताओ उसका। हाइपोक्लोरस
ब्रोमस, हाइपोब्रोमस एसिड। क्लियर है भाई, हाइपोब्रोमस एसिड। क्लियर। तो ये डेटा आपको समझ में आना चाहिए। ये भी कंपाउंड कैसा होगा, एसिडिक ही होगा। ये वाली एप्लीकेशन सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जल्दी बताएं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जो हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ध्यान से आगे की बातों को समझने की कोशिश करो भाई, आगे की बातों को समझने की कोशिश करो। देखिए सभी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए भाई सभी स्टूडेंट्स, और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। एक और एप्लीकेशन पढ़ा देते हैं, चलो 2 और पढ़ा देते हैं। एफ, एप्लीकेशन नंबर एफ, इन द नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या मैं बोलूँ नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। IUPAC जो नेमिंग होती है, नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो बताओ प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, एक छोटे से एग्जाम्पल से आप लोगों को पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए HCl का पूरा नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो कॉमन नेम है, IUPAC बताओ तो क्या नाम होगा इसका? हाइड्रोजन क्लोराइड। वाई इट इज सो? सर देखिए एक रूल बना लीजिए छोटा सा, क्या? एक रूल बना लीजिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके नाम के बाद लिखेंगे आइड, सफिक्स क्या लिखेंगे हम लोग? आइड, और उसको बाद में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा उसको? बाद में। जैसे हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूंगा तो बाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और बाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसको बाद में लिखो, डायरेक्ट लिखो क्या? क्लोराइड। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। और ये है अपने पास हाइड्रोजन, तो सिंपली इसको क्या लिख देंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हाइड्रोक्लोराइड मत बोलना, क्योंकि हाइड्रोजन को हम लोग प्रीफिक्स में हाइड्रोजन ही यूज करते हैं, राइट। क्लियर है। अब इसके बाद अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर इसके बाद मैं आप लोगों से पूछूं, मुझे बताइए इसका PBr3, सर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस इज 2.1, क्योंकि आपने ट्रिक बताई थी हिमाचल प्रदेश का कसाई, हाँ या ना, नकल करता है, और बेरिलियम और एल्युमिनियम की भी बराबर होती है, और बोरॉन ब्रोमियम की मैंने आपको बताई थी कितनी होती है जी? 2.8 होती है। तो सर ये 2.1 है और ये कितनी है जी? 2.8 है। आप बताइए किसकी ज़्यादा है? तो जिसकी ज़्यादा उसको बाद में लिख दूं डायरेक्ट। और ब्रोमाइड में कितने ब्रोमाइड है जी? 3, तो ट्राई ब्रोमाइड। और फॉस्फोरस तो फॉस्फोरस है, बोलो हाँ या ना? फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड इज द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर है। ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए भाई। ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी बच्चे हैं अभी हमारे साथ, या जितने भी बच्चे हमें यूट्यूब पे बाद में देखेंगे, ये डेटा सभी को क्लियर होना चाहिए भाई। किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। एक बात और बतानी है, आज ये समझ लीजिए स्पेशल ज्ञान है, ये आप लोगों को नहीं मिलेगा इधर उधर, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, भरोसा रखिए और चीज़ों को सीखिए। एक बात आपको बतानी है, हमारे पास डी ब्लॉक के अंदर 3D सीरीज होती है, फिर नीचे 4D सीरीज होती है, नीचे 5D सीरीज होती है। क्या 6D होती है? होती है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ते नहीं है 12th लेवल तक। मैन मेड सीरीज जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, फ्रांसियम वाली जो पूरी सीरीज है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हम लोग बोलते हैं कि सर हम 6D नहीं पढ़ेंगे, केवल 3D 4D 5D पढ़ेंगे। आप लोगों को साइज का ऑर्डर याद है? सर ने कुछ बताया होगा, सर साइज टॉप टू बॉटम बढ़ता है, तो सर भाई साहब का तो कम होना ही होना है 3D का, लेकिन 4D और 5D का साइज जो है ना, ये कंपेरेबल होता है। बात याद आ रही है? और इसका रीजन बताया होगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, याद आ रहा है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अगर साइज बराबर हो गया है तो सर एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। लेकिन जब एनर्जी का चेंज यहां पर देखा, या मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर मैं देखने की बात करूं, तो ऑर्डर होता है सर 3D का सबसे ज्यादा, हाँ या ना? साइज जितना छोटा होगा उतनी जल्दी क्या होगा बेटा जी? खींचेगा, तो 3D का सबसे ज्यादा। फिर बाद में कौन आएगा जी? 4D आएगा, लेकिन 5D का 4D से ज्यादा होगा। सर नहीं आया समझ में, एक बार दोबारा सुन लो। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज सिमिलर हो जाता है,
का मतलब ये है कि जो 4D सीरीज है, जो 4D सीरीज है, 4D सीरीज का साइज और 5D सीरीज के साइज में 5D का साइज 4D से थोड़ा सा कम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम एलिमेंट्स में थोड़ा सा कम हो जाता है ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और साइज कम होने का मतलब एनर्जी का फैक्टर बढ़ जाना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है सर, 3D का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम होगी, उसके बाद 4D लिखने की गलती नहीं करेंगे। कौन आएगा? 5D, उसके बाद कहीं जाके 3D। सर बात तो, अच्छा उल्टा लिख दिया, बात में 4D। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अब मेरे पास दुनिया भर के एलिमेंट है, मैं Mn ले लूँ, मैं Tc ले लूँ, मैं Ru ले लूँ, Rs ले लूँ, तो उस केस के अंदर आप लोगों को समझ में आना चाहिए 3D का कौन है, 4D का कौन है, 5D का कौन है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? किसी प्रकार की छुटपुट समस्या भी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जल्दी से नोट कर लो भाई, सभी नोट इट डाउन। एक बात और लिख सकते हो यहाँ पर, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, सुनो भाई, इधर सुनिए बेटा, इधर सुनो। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग है कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज इन साइज विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, राइट। एक बात सुनना जरा सभी बच्चे ध्यान से, इधर सुनना भाई सभी। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक फैक्टर और यहाँ पर ले लेते हैं साथ में। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, या चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के, याद रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बेसिक स्ट्रेंथ। लेकिन ये रूल कहाँ वॉलेटेड हो जाता है बेटा? जब हम लोग हाइड्राइड पढ़ते हैं, क्योंकि हाइड्राइड में तो जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी H+ निकलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आप इसको उससे रिलेट मत कर देना। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मान लो कहीं पर डेल्टा En की वैल्यू 0 है, सर वो केस कौन सा होगा? सर वो केस हमेशा नॉन पोलर होगा। नहीं आई बात समझ में? जैसे मैंने बोला Cl का बॉन्ड है, बाई भी 3 और बाई भी 3, दोनों का डिफरेंस 0, तो बेटा Cl2 कैसा है? एक नॉन पोलर कंपाउंड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? बोलो। इसका मतलब चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। भाई बात समझ में आई या नहीं है? क्या ये 3 रिलेशन जो मैंने आपको बताए, गेम समझ में आ रहा है आप लोगों को? और एक बात और सुन लो, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एलिमेंट की, उतना ज्यादा ही एसिडिक करैक्टर होगा। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? एलिमेंट के अंदर एसिडिक करैक्टर होगा। जैसे Mn+7 है तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, जितना जल्दी खींच पाएगा उतना ज़्यादा एसिडिक करैक्टर होगा। बहुत ही बेसिक सा ज्ञान था जो आप लोगों को समझ में आया। अब जरा मैं, चलिए स्टूडेंट्स अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और इसी के अंदर अरेंज इनटू द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको दोनों ही ऑर्डर में जो है बताने होंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, राइट। यहाँ पर एसिडिक नेचर, एसिडिक करैक्टर, ये वर्ड भी यूज हो सकते हैं। इधर आइए सभी। सबसे पहले हमारे पास आता है BeO, MgO, CaO, SrO। आप लोग जानते हो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Be+2 आएगी, यहाँ भी +2 आएगी, यहाँ भी +2 आएगी और ये भी +2 आएगी। सर हमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ही नहीं आता, बड़ा ही सिंपल होता है। ऑक्सीजन -2 है तो इस -2 को न्यूट्रल करने के लिए सेंट्रल एटम पर कितना होना चाहिए बेटा? +2। ठीक है, तो इसका मतलब +2 क्या हो गई? मेटल की ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, राइट। अब इसके बाद हमसे पूछा है बेसिक करैक्टर बताना है। क्या बताना है? बेसिक। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ज़्यादा होती, प्लस में ज़्यादा होती, तो ऑब्वियसली हम लोग एसिडिक करैक्टर क्या मानकर चलते? ज़्यादा मानकर चलते। एसिडिक करैक्टर क्या मानकर चलते? ज़्यादा मानकर चलते। अब इसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूं बेसिक करैक्टर की या बेसिक स्ट्रेंथ की, तो टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी जरा बताओ? टॉप टू बॉटम बढ़ेगी ना, तो ऑब्वियसली कौन ज़्यादा बेसिक होगा? सर ज़्यादा बेसिक होगा हमारे पास ये वाला केस। क्लियर? पहला कितने बच्चों का सही होगा? सर मैक्सिमम स्टूडेंट का ये आंसर सही होना चाहिए भाई। अगला देखो,
P2O5, SiO2, Al2O3, MgO और Na2O। क्या काम करना चाहिए आप लोगों को? सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेनी चाहिए। सर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट याद है, हमें तो याद ही नहीं है, तो भाई याद करिए। धीरे धीरे जैसे ही आप निकालना शुरू करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, एसिडिक ज़्यादा कौन होगा? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी, इसका मतलब ज़्यादा एसिडिक सर ये हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। इसके बाद N2O, NO और N2O3 और यहाँ पर मेरे पास NO2 और N2O5। सर ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो कितना आएगा, बोलो ज़रा। +5, ये आ जाएगा कितना? +4, +3, +2 और +1। क्या पूछा है? एसिडिक। क्या आंसर आ चुका है आप लोगों का? जितनी ज़्यादा प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, राइट। ये भी बात समझ में आ गई। यहाँ आ जाइए ज़रा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Cl की बताओ। चलो मुझे देखो, ये -2 है, ये +1 है, तो इस भाई साहब की कितनी करनी पड़ेगी मुझे? +1। ये -4 है, ये +1 है, तो कितनी करनी चाहिए Cl की? +3। ये +1 है, ये -6 है, कितनी करनी चाहिए मुझे? +5। ये +1 है, ये -8 है, कितनी करनी चाहिए? +7। बोलो हाँ या ना। अब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इधर आ जाइए, बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है। आप एक बात बताइए, टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट घटता है? टॉप टू बॉटम बेसिक करेक्टर बढ़ता है तो लेफ्ट टू राइट ये करेक्टर भी क्या होता होगा? घटता होगा। तो सर इसमें अगर मैं देखूं, पहली बात तो ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें तो सर ये +1 आ रही है। +1 वैसे भी ज़्यादा बेसिक होगी और लेस एसिडिक होगी, तो सर ये तो ज़्यादा ही है। अब कैल्शियम और जिंक की अगर मैं बात करूं तो जिंक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर घटता है, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होती होगी? घटती होगी। इसका मतलब सर इस सवाल का सही उत्तर ये है। होप ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला आता है H3PO4। जरा बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रखनी चाहिए मुझे इसकी? सर फॉस्फोरस की मैक्सिमम, सर 3 क्यों होगी सर? ये ऑक्सीजन 4 है तो -8 तो यही हो गया। यहाँ देखें तो ये कितना हो जाएगा सर? +3। तो +3 में कितना ऐड करें जो -8 हो जाए? +5 नहीं होना चाहिए? +5 नहीं होना चाहिए, बोलिए। और अगर सल्फर की ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा तो +6, इधर कैलकुलेट करूंगा तो +7, और उससे कोई एसिडिक करेक्टर पूछेगा देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। अगला आ जाइए, ये CrO3 है, Cr2O3 है, CrO है। बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ +6 आएगा क्या? यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ +3 आएगा क्या? यहाँ +2 आएगा क्या? एसिडिक करेक्टर पूछा है, बोलो हाँ या ना। वैसे आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जो डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक के बीच वाले जो एलिमेंट होते हैं, इनिशियल वाले एसिड, बाद वाले बेस और बीच वाले एम्फोटेरिक होते हैं। क्या बोला मैंने बोला जनरली इनिशियल वाले जहां से थर्ड ग्रुप शुरू हो रहा है वो जनरली कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, और बाद वाले बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और बीच वाले क्या बनाते हैं बेटा जी? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। या आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पर भी काफ़ी सारी एक्सेप्शन बीच में है, लेकिन फिर भी एक जनरल डेटा अपने दिमाग में रख सकते हैं। देखो ये अमोनिया है, ये PH3 है, ये SS3 है, आप खुद अपना दिमाग लगाइए। आपसे पूछा है बेसिक करेक्टर, बेटा जी बेसिक ज़्यादा कौन होता है? सोचो, बेसिक वो जो जल्दी लॉन पेयर को डोनेट करे, सही है क्या? जैसे मेटल करते थे। अब ये मेटल तो है नहीं, ये तो नॉन मेटल का पार्ट है। अब मैं जानता हूँ सर नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से इट कैन ईजिली डोनेट इट्स लॉन पेयर, और जो लॉन पेयर को डोनेट करता है उसी का नाम लिविस बेस होता है। लॉन पेयर तो सर इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन इनका लॉन पेयर बड़े साइज में फैला हुआ है, इसका लॉन पेयर छोटे साइज में फैला हुआ है, और छोटों में ज़्यादा रिपल्शन होने की वजह से इट कैन ईजिली डोनेट देयर लॉन पेयर, और लॉन पेयर को जो डोनेट करेगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। होप ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आज की पूरी क्लास के अंदर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉप टू बॉटम क्लियर कर दिया है। आप लोग घर पर बैठ के आराम से कम 1-2 बार मेरी वीडियो को ठीक से देखें, और जो मैंने असाइनमेंट आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर डाला हुआ है उसको आप जो है सॉल्व करें ठीक से। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।